हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के क्वेश्चन आंसर। और ये है क्लास 8 की साइंस की बुक का चैप्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेसन। और सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। तो आपको बताना है कि कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखो, इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, देयर आर सम फाइबर्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय मैन बाय यूजिंग केमिकल्स। तो कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि मैन के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं यूजिंग केमिकल्स, केमिकल्स का यूज़ करके। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। और ऐसे फाइबर्स को क्या कहा जाता है? सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाए गए फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। आगे आप लिखेंगे, दीज आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। तो देखो, जो फाइबर होता है, जो सिंथेटिक फाइबर होता है, ये स्मॉल यूनिट्स से बनता है, यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से एक लंबी चेन बनाई जाती है ना। और इस तरह से ये जो है सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। ठीक, आगे आप लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ईटीसी। ठीक है, तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक फाइबर के, रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, और ये है मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही आंसर पे टिक करना है। तो क्वेश्चन हमारा, रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज। रेयन जो है वो दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स से अलग है, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से जो बी वाला है वो सही है। और ये है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। जो है, जो रेयन होता है वो लकड़ी के, वुड के पल्प से बनाया जाता है, यानी लकड़ी के गूदे से बनाया जाता है, लकड़ी के लुगदी से बनाया जाता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, और ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और आपको खाली जगह भरनी है। तो देखो, फर्स्ट है, इसका ए पार्ट है, सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर को और क्या क्या कहते हैं? तो इन्हें आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं और मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पे आएगा आर्टिफिशियल और यहाँ पे मैन मेड। उसके बाद बी पार्ट है, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड डैश। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो, उनका जो कच्चा माल होता है, यानी जिन चीज़ों से वो बनते हैं, है ना, उनका रॉ मटेरियल जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? पेट्रोकेमिकल्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स। उसके बाद इसका सी पार्ट है, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ डैश। तो सिंथेटिक फाइबर्स की तरह ही प्लास्टिक भी क्या है? प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, तो यहाँ पे आएगा पॉलीमर। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और ये है, गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जिनकी मदद से ये प्रूव हो सके कि नायलॉन फाइबर्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो नायलॉन फाइबर होते हैं, जो नायलॉन फाइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स। इनका यूज़ रोप्स बनाने के लिए किया जाता है, यानी रस्सियाँ बनाने के लिए किया जाता है। यूज फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स। और ये जो रस्सियाँ होती है नायलॉन की, इनका यूज़ कहाँ करते हैं? पहाड़ पर चढ़ने के लिए या पत्थरों पे, चट्टानों पे चढ़ने के लिए। ठीक है, एंड फॉर मेकिंग पैरासूट्स। और पैरासूट्स बनाने में भी नायलॉन फाइबर्स का यूज़ होता है। ठीक है, देयर यूजेज सो दैट नायलॉन फाइबर हैव हाई स्ट्रेंथ। और ये जो इसके यूजेस हैं नायलॉन फाइबर्स के, इनसे पता चलता है कि जो नायलॉन फाइबर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा मजबूती है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, और ये है, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर
स्टोरिंग फूड, तो फिर आपको बताना है कि जो प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं यानी डब्बे डब्बे होते हैं, ठीक है, जिनमें हम सामान रखते हैं, ये फूड रखने के लिए क्यों ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, फूड बनाने के लिए इनको क्यों प्रेफर किया जाता है ज़्यादा। तो देखो इसका आंसर इस तरह से होगा, द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक प्लास्टिक फेवरेबल फॉर स्टोरिंग फूड आइटम्स आर, तो वो गुण है ना, वो गुण जिनके कारण जो है प्लास्टिक को फेवर किया जाता है, उसको प्रेफर किया जाता है, उसको अच्छा माना जाता है फूड को स्टोर करने के लिए, वो कारण वो गुण ये हैं। तो यहाँ पे मैंने वो गुण लिखे हुए हैं, वो कारण ये हैं। पहला है कि प्लास्टिक लाइट वेट होता है यानी हल्का होता है। दूसरी बात, लोअर प्राइस यानी सस्ता होता है। गुड स्ट्रेंथ यानी इसमें मजबूती अच्छी खासी होती है। और जो है इजी हैंडलिंग और आसानी से इधर से उधर किया जा सकता है, इधर उधर ले जाया जा सकता है। तो इसीलिए जो है फूड रखने के लिए है ना, फूड रखने के लिए ये माना जाता है कि प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं। फिर उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 6 और ये है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, तो आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच का डिफरेंस बताना है। तो देखो इसका आंसर आप लिखेंगे, आपने कॉलम बनाने हैं दो, एक में ऊपर आप लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक और दूसरे में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक वाले कॉलम में आप लिखेंगे दीज प्लास्टिक्स सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली। तो इसका मतलब ये है कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो क्या होता है, जब उसको हम हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये नरम हो जाते हैं। एंड कैन बी बेंट इजीली, और आसानी से मोड़े जा सकते हैं, जिस भी आकार में हम इन्हें ढालना चाहें उस आकार में ये ढल जाते हैं। ठीक है, जबकि आपको उसके बाद आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में लिखना है दीज प्लास्टिक्स व्हेन मोल्डेड वंस कैंट बी सॉफ्टन अगेन। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ऐसा है कि अगर आपने एक बार इनसे कोई शेप बना दिया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से अगर आपने एक बार कोई शेप बना दिया तो उसके बाद आप उसको अगर गर्म करेंगे है ना, तो वो वापस नरम नहीं होगा। ठीक है, उसको आप किसी और शेप में दोबारा नहीं डाल सकते हैं। जबकि जो थर्मोप्लास्टिक होता है इसको आप आसानी से किसी भी दूसरे शेप में ढाल सकते हैं, बदल सकते हैं गर्म करके, लेकिन इसे नहीं कर सकते हैं। इससे एक बार जो बना दिया वो बना दिया। ठीक है, तो ये है। आगे लिखेंगे आप, दूसरी बात ये है दे डू नॉट लूज देयर प्लास्टिसिटी, तो ये अपनी प्लास्टिसिटी नहीं खोते हैं, यानी आप इनको बार बार अलग अलग शेप्स में ढाल सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, और इसमें है दे लूज देयर प्लास्टिसिटी, वही बात है कि ये जो है अपनी प्लास्टिसिटी खो देते हैं, मतलब वो पावर खो देते हैं कि इनको बार बार हीट करके अलग अलग शेप में ढाला जा सके, है ना, तो ऐसा इनके साथ नहीं हो पाता। और इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो हैं, एग्जाम्पल्स आर पॉलीथीन, पीवीसी, ईटीसी। ठीक है, तो पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल है, पीवीसी इसका एग्जाम्पल है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है बेकेलाइट, है ना, और मेलामाइन। ठीक है, तो ये है। तो फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आपको ये बताना है कि ये दोनों जो हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी सॉसपैन हैंडल्स एंड इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, इसका जो ए पार्ट है वो है सॉसपैन हैंडल्स, है ना। तो पहले आपको इसके बारे में बताना है सॉसपैन क्या होता है। ये एक तवे की तरह होता है। ठीक है, तवे की तरह होता है, लेकिन आगे से ये जो है तवा तो सपाट गोल होता है, लेकिन ये जो है गहरा होता है बीच में। ठीक है, गोल होता है और गहरा होता है। ठीक है, और आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इसका जो हैंडल होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बनाया जाता है। बिकॉज दिस प्लास्टिक्स डू नॉट गेट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, क्योंकि जब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को जो है हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये सॉफ्ट नहीं होता, है ना, यानी ये नरम नहीं होता। आगे आप लिखेंगे ऑल्सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स सच एज बेकेलाइट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट।
तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, है ना, जैसे कि एक बेकालाइट भी है, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, यानी ये आसानी से अपने आप में से हीट को पास नहीं होने देते, तो इसीलिए ये गर्म भी नहीं होते जल्दी। ठीक है, तो इनको पकड़ने में आसानी होती है। और आगे देखो, आगे है बी पार्ट में, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स सच एज बेकेलाइट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट या इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जैसे कि एक बेकालाइट है, ये पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी ये आसानी से अपने आप में से हीट को पास नहीं होने देता और इलेक्ट्रिसिटी को तो पास होने ही नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग्स, तो इसीलिए इनका यूज़ इलेक्ट्रिक प्लग्स को बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में से करंट को पास नहीं होने देते। स्विच बनाने में होता है और प्लग बोर्ड्स ईटीसी ये सब बनाने में होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये है कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ आइटम्स के नेम है यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ चीज़ों के नेम है और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो हैं रिसाइकल हो सकते हैं, यानी इनसे दोबारा कुछ और बनाया जा सकता है, या ये रिसाइकल नहीं हो सकते, है ना, यानी इनसे और कुछ नहीं बनाया जा सकता है दोबारा अगर ये एक बार ख़राब हो गए तो। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो आपको इसका आंसर इस तरह से लिखना है, इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। आपको 2 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, एक में आप लिखेंगे कैन बी रिसाइकल्ड, यानी जो रिसाइकल हो सकते हैं, जिनसे कुछ और चीज़ बनाई जा सकती है दोबारा एक बार ख़राब होने के बाद। और उसके बाद आपको दूसरी जगह लिखना है कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, यानी ऐसी चीज़ें जिनका रिसाइकलमेंट दोबारा नहीं हो सकता है, जिनसे कोई दूसरी चीज़ नहीं बनाई जा सकती है दोबारा। तो कैन बी रिसाइकल्ड में आएगा प्लास्टिक टॉयज़, कैरी बैग्स, ठीक है, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग्स ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, और उसके बाद प्लास्टिक चेयर्स। तो ये आएंगे किस में, कैन बी रिसाइकल्ड, इनसे हम कुछ और बना सकते हैं। और इसी तरह से कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, इनमें आएगा टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, कुकर हैंडल्स, बॉल पॉइंट पेन्स और इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो ये जो हैं इनसे हम दोबारा कुछ और नहीं बना सकते ख़राब होने के बाद। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, और ये है राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। जो राना है वो समर के लिए, गर्मियों के लिए शर्ट्स खरीदना चाहता है, कमीज़ें खरीदना चाहता है। ठीक है, फिर है शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स, उसे कॉटन की शर्ट्स खरीदनी चाहिए, और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, या उसे ऐसी शर्ट्स खरीदनी चाहिए जो सिंथेटिक मटेरियल की बनी हो। ठीक है, ये आपको बताना है। एडवाइस राना गिविंग योर रीज़न, तो आपको राना को एडवाइस देनी है कि वो कॉटन की शर्ट खरीदे या सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट खरीदे आपके हिसाब से, और आपको कारण भी बताना है कि उसे क्यों कौन सी शर्ट खरीदनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा राना शुड बाय शर्ट्स मेड फ्रॉम कॉटन, यानी जो राना है उसको ऐसी शर्ट्स खरीदनी चाहिए जो कॉटन से बनी हो। दिस इज़ बिकॉज कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कॉटन होता है वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, अच्छे से सोख लेता है। इट कैन सोक द स्वेट कमिंग आउट ऑफ आवर बॉडी एंड एक्सपोज इट टू द इन्वायरमेंट। तो ऐसा है कि ये जो कॉटन की जो शर्ट होगी, ये हमारी बॉडी से जो पसीना होगा, है ना, जो स्वेट होगा उसको सोख लेगा, और इसको जो है हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके कांटेक्ट में ले आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दस इट हेल्प्स इन इवेपोरेटिंग द लिक्विड स्वेट देयर बाय कूलिंग आवर बॉडी, और उसके बाद जो है ये जिस पसीने को अपने में सोखेगा उसको क्या करेगा, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में लाएगा, और अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसकी गर्मी के कारण ये जो स्वेट है ये क्या होगा, ये भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, और जब भी जो है भाप बनती है तो जहाँ से भाप बने वहाँ पे कूलिंग होता है, यानी वहाँ पे ठंडा होता है। तो
हमारी जो बॉडी है वो कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 और ये है गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो प्लास्टिक होता है वो नॉन कोरोसिव होता है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोडेड इवन इफ दे कम इन कांटेक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। जो प्लास्टिक होता है वो कोरोड नहीं होता है, यानी उस पे जैसे लोहे पे जंग लग जाता है ना, वैसी प्लास्टिक पे ऐसा कुछ नहीं लगता है। इसकी जो सरफेस होती है वो ख़राब नहीं होती है ना, चाहे ये कितने भी खतरनाक से खतरनाक केमिकल के कांटेक्ट में आ जाए, तब भी इसकी जो सरफेस होती है वो ख़राब नहीं होती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिएक्टिव नेचर विद मोस्ट मटेरियल्स। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसका जो नेचर है वो नॉन रिएक्टिव है, यानी ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल द क्लींजिंग केमिकल्स दैट वी यूज़ एट होम आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स। और इसीलिए जो है जो सफाई के लिए जो केमिकल्स होते हैं है ना, उनको हम कहाँ रखते हैं, प्लास्टिक की बोतल्स में रखते हैं, क्योंकि प्लास्टिक कितना भी खतरनाक केमिकल क्यों ना हो उसकी सरफेस ख़राब नहीं होती है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ मेटल कंटेनर्स, मेटल कंटेनर के बजाय हम उन्हें कहाँ रखते हैं, प्लास्टिक की बोतल्स में रखते हैं, क्योंकि मेटल के साथ तो रिएक्शन हो जाती है केमिकल्स की, लेकिन प्लास्टिक के साथ नहीं होती। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 और ये है शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ अ टूथब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो देखो आपसे पूछा गया है कि जो आपका जो टूथब्रश होता है क्या उसका हैंडल और उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं, यानी जो आगे से उस पे जो धागे जैसे होते हैं, जो ब्रश जैसा होता है आगे से, वो क्या सेम मटेरियल के बने होने चाहिए, है ना, ब्रिस्टल्स और हैंडल। तो आपको आपका आंसर देना है, आपको क्या लगता है ना, तो इसका आंसर होगा नो, यानी नहीं। द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ अ टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कि जो उसका हैंडल होता है और जो उसके ब्रिस्टल्स होते हैं वो अलग अलग मटेरियल के बने होने चाहिए। द हैंडल ऑफ अ टूथब्रश शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जो टूथब्रश का जो हैंडल होगा वो हार्ड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। वाइल द ब्रिस्टल्स शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, और जबकि जो ब्रिस्टल्स हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए और फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो ये है इसका आंसर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। तो आपने अक्सर सुना होगा कि जो है हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए, हो सके तो नहीं करना चाहिए। तो आपको ये बताना है, आपको इसके ऊपर आपको कमेंट देना है अपना एक, यानी आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि ये जो एडवाइस दी जाती है कि हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए, क्या ये सही है, और सही है तो कितनी सही है। ठीक है, तो देखो आगे देखो, इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो प्लास्टिक होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसको आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इन्वायरमेंट दे टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। और एक बार अगर आपने इनको बना दिया, यानी एक बार ये इन्वायरमेंट में आ गए, तो सालों लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं इनको डिकम्पोज होने में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कई साल लग जाते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे प्लास्टिक्स ऐड टू द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। और प्लास्टिक्स के कारण जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी पर्यावरण का प्रदूषण जो है वो बढ़ता है। दे कैन नॉट बी बर्नड एज वैन बर्नड दे रिलीज पॉइजनस गैसेज। तो जो प्लास्टिक होता है उसको आप जला भी नहीं सकते हैं, मतलब जला तो सकते हैं लेकिन उससे भी नुकसान ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक को जलाएंगे तो उससे पॉइजनस गैसें निकलेगी, जहरीली गैसें निकलेगी, तो इसलिए प्लास्टिक को जलाना भी अच्छी बात नहीं है। फिर आगे है प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन द गार्बेज डंप आर swallowed by एनिमल्स।
प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन द गार्बेज डंप आर सोलोड बाय एनिमल्स लाइक काउज। तो देखो, जो प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, जो पॉलीथीन्स होती हैं, वो उनको जब आप गार्बेज में, कूड़े में फेंक देते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो कूड़े में से जो है खाने की चीज़ें खाते हैं, वो उनको निगल जाते हैं, स्वेलो कर देते हैं। जैसे कि जो गाय होती है वो उनको निगल जाती है प्लास्टिक की पन्नियों को, ठीक है। दीज प्लास्टिक बैग्स चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कैन इवन प्रूव फैटल। और जो है, ये जो प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, ये उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी जो सांस से रिलेटेड जो उनका सिस्टम होता है अंदर का, उसमें प्रॉब्लम आती है इससे, ठीक है, जब वो उसको प्लास्टिक के बैग्स को निगल जाते हैं। एंड कैन इवन प्रूव फैटल, और इतना खतरनाक ये होता है कि उनसे उनकी मौत तक हो सकती है। फिर है देयरफॉर वी शुड अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। और इसीलिए हमें प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार करना चाहिए, यानी हमें प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, और ये है मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद द फ्रेजेस गिवन इन कॉलम बी। तो आपको कॉलम ए के जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको कॉलम बी के जो फ्रेजेस हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनसे मैच करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ये मैच किए हुए हैं, इसी तरह आप भी मैच कर लेंगे। तो ये है कॉलम ए और ये है कॉलम बी। और उसके बाद जो इसका फर्स्ट है वो है पॉलिस्टर, और पॉलिस्टर के साथ आप मैच करेंगे फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजीली। तो जो पॉलिस्टर के बने हुए जो फैब्रिक्स होते हैं, वो आसानी से उन पे रिंकल नहीं पड़ते, यानी जो है आप देखते होंगे कि कपड़े को अगर आपने उल्टा सुल्टा मोड़ दिया तो उस पर जो है झुर्रियाँ जैसी पड़ जाती हैं, तो वो पॉलिस्टर पे नहीं होता। उसके बाद है टेफ्लॉन, और टेफ्लॉन जो है यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। तो जो टेफ्लॉन है, इसको ऐसे बर्तन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है जिनमें जो है कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है। तो ये है। उसके बाद थर्ड है रेयन, और रेयन को आप मैच करेंगे प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। तो जो है रेयन जो है, ये कैसे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है वुड के, लकड़ी के पल्प से, यानी लकड़ी के गूदे से बनाया जाता है। उसके बाद है नायलॉन, और नायलॉन है यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड स्टॉकिंग्स, ठीक है। तो इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, पैरासूट एंड स्टॉकिंग्स को बनाने के लिए नायलॉन का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए आप इससे इसको मैच कर देंगे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, और ये है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। तो ये है कि अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो इससे किस तरह से फॉरेस्ट को फ़ायदा होता है, जंगलों का जो कटाव है वो बचता है। तो इस पर आपको कमेंट देना है, यानी अपनी राय देनी है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, रॉ मटेरियल्स फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स आर मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड दिस मीन्स कटिंग अ लॉट ऑफ ट्रीज। तो जो नेचुरल फाइबर्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लिया जाता है, जो कच्चा माल लिया जाता है, वो प्लांट से निकाला जाता है, पौधों से निकाला जाता है, पेड़ों से निकाला जाता है। और इसका मतलब ये है कि हमें बहुत सारी ट्रीज़ को, पेड़ों को काटना होगा अगर हमें नेचुरल फाइबर्स चाहिए तो। दिस लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, और इसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी जंगलों का कटाव होता है। बट रॉ मटेरियल्स ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स आर मेनली पेट्रोकेमिकल्स। लेकिन जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी कच्चा माल होता है सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, जिन चीज़ों का यूज़ किया जाता है वो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, ठीक है। एक तरह के केमिकल्स होते हैं, उन्हें पेड़ों से नहीं निकाला जाता है। हैंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो इस तरह से अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स का ज़्यादा यूज़ करें तो इससे जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, उनका बचाव होगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, और ये है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ये प्रूव करना है कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ये प्रूव करने के लिए आपको एक एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे लिखना है।
तो देखो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा अरेंज अ सर्किट एज शोन इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे ये एक डायग्राम है और इसके हिसाब से आपको क्या करना है, एक सर्किट बनाना है इसे देख देख कर। फिर उसके बाद लीव अ गैप बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर, और जो है एक बल्ब आपको लेना है, उसमें से आपको दो वायर्स निकालनी है, फिर एक को आप बैटरी से जोड़ देंगे और फिर ये वायर आगे जाएगी, और इसी तरह से इसके इस साइड से भी एक वायर होगी, और ये जो वायर है इसके यहाँ पे आप क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे। इन दोनों जो वायर्स हैं इनको आप टच नहीं करेंगे आपस में। फिर उसके बाद प्लेस अ थर्मोप्लास्टिक इन द गैप, और उसके बाद जो है ये जो जहाँ पे आपने ये खाली छोड़ा था, यहाँ पे दोनों वायर्स को आपने टच नहीं किया था, आपको बीच में एक थर्मोप्लास्टिक का पीस उन दोनों वायर से जोड़ देना है। ऑब्जर्व द बल्ब, फिर उसके बाद आपको ये जो बल्ब है इसे देखना है, इसे ध्यान से आपको देखते जाना है। फिर उसके बाद इट इज़ ऑब्जर्व दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो, और आप देखेंगे कि जो बल्ब है उस पर लाइट नहीं जलेगी। दिस शोज दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इससे ये पता चलता है कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती तो बल्ब जल गया होता, लेकिन ये नहीं जला, तो इसका मतलब ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का।